गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद इसरार में। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक जो यूनिट नंबर 4 का तीसरा टॉपिक है, दो टॉपिक हम कवर कर चुके हैं अपनी यूनिट नंबर 4 की फर्स्ट वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा तो चैनल पे जाके देख सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है अधिगम, जिसको हम बोलते हैं सीखना या इंग्लिश में बोलते हैं लर्निंग। तो लर्निंग क्या होता है, इससे रिलेटेड जरूर एक क्वेश्चन बनता है हमारा 15 नंबर में, और उसके लर्निंग के नियम भी बनते हैं, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। चलिए हम हेडिंग डाल के लिखेंगे सीखने का अर्थ। सीखने का अर्थ क्या है, इसमें लिखेंगे सीखना एक जीवन पर्यटन चलने वाली प्रक्रिया है जो जन्म से या जन्म के तुरंत बाद से व्यक्ति सीखना प्रारंभ कर देता है। यानी कि सीखना क्या है, एक जीवन पर्यटन चलने वाली प्रक्रिया है जो व्यक्ति जन्म लेते ही कुछ ना कुछ अपने डेली रूटीन में सीखता रहता है। आगे लिखेंगे और संपूर्ण जीवन जाने अनजाने में कुछ न कुछ सीखता रहता है। फिर इसमें उदाहरण डाल के लिखेंगे। उदाहरण के लिए अमर एक छोटे बच्चे का हाथ चाकू से छील या कट जाता है। यानी कि एक छोटा बच्चा है अमर नाम का, या उसको कह दो अगर। फिर उदाहरण करके लिखेंगे। उदाहरण के लिए लिखेंगे हम अगर एक छोटे बच्चे का हाथ चाकू से छील या कट जाता है तो वह चाकू की तरफ हाथ बढ़ाने का दुस्साहस नहीं करता। इससे वह यह सीख जाता है कि चाकू या आग यदि आदि से दूर रहना चाहिए। यानी कि इसका मतलब हुआ अगर बच्चे का हाथ चाकू से कट जाता है थोड़ा बहुत, या आग में वो डालता है तो वो थोड़ा बहुत जल जाता है, तो बच्चा क्या सीख जाता है, चाकू से या आग से मुझे कुछ भी नुकसान हो सकता है, तो उससे वो दूर रहने का प्रयास करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अनुभव के माध्यमों से व्यक्ति एक व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन होते रहते हैं। यानी कि व्यक्ति के व्यवहार में क्या होते रहते हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से परिवर्तन यानी कि बदलाव आते रहते हैं। फिर आगे लिखेंगे अनुभव द्वारा व्यवहार में होने वाले इन परिवर्तनों को साधारण रूप से सीखना कहा जाता है। यानी कि ये जो परिवर्तन आते हैं इनको क्या कहा जाता है, सीखना कहा जाता है। व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों को ही क्या कहते हैं, सीखना कहते हैं। फिर आगे लिखेंगे एक पॉइंट डाल के सीखने की परिभाषाएं मनोवैज्ञानिकों ने कुछ इस प्रकार दी है। यानी कि अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के द्वारा सीखने की अलग अलग परिभाषाएं दी हुई हैं, उनको लिखेंगे। पहला मनोवैज्ञानिक है गार्डनर मर्फी। यानी कि गार्डनर मर्फी के अनुसार क्या है सीखने की परिभाषा, सीखने में वातावरण संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यवहार में होने वाले सभी परिवार के परिवर्तन सम्मिलित हैं। यानी कि सीखने में जो परिवर्तन होते हैं वो जो व्यवहार में या आवश्यकताओं में आते हैं उनको क्या बोलते हैं, हम सीखना बोलते हैं। फिर आगे दूसरी हम हेडिंग डालेंगे गेट्स एवं अन्य के अनुसार। गेट्स और अन्य हैं उनके अनुसार लिखेंगे अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों को सीखना या अधिगम कहते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो अनुभव के द्वारा हमारे व्यवहार में परिवर्तन आते हैं उसको क्या बोलते हैं, सीखना बोलते हैं। अब दूसरे में ये मनोवैज्ञानिक है वर्ड्सवर्थ या वुड्सवर्थ भी बोलते हैं इनको। इनके द्वारा जो हमारी सीखने की परिभाषा है ऐसी क्रिया जो व्यक्ति के विकास में सहायक हो और उसके वर्तमान व्यवसाय और अनुभव में भिन्नता उत्पन्न करती हो, उसे क्या कहते हैं, सीखने की संज्ञा दी जाती है। यानी कि वर्ड्सवर्थ ने क्या कहा है, ऐसी प्रक्रिया या ऐसी क्रिया जो व्यक्ति के विकास में सहायक हो, यानी कि व्यक्ति का विकास करती हो और उसके वर्तमान व्यवसाय बोलते हैं जो वो एक्चुअली में काम कर रहा है उसमें और अनुभव में भिन्नता उत्पन्न करती हो,
यानी कि अनुभव कहते हैं जो हमें किसी चीज को सीखने के बाद जो उससे ज्ञान प्राप्त होता है वो अनुभव के अंदर आता है। उसमें जो भिन्नता उत्पन्न करते हैं उसको क्या कहते हैं? सीखना कहते हैं। अब आगे लिखा हुआ है किंसले एवं गैरी के अनुसार, इन्होंने क्या लिखा है? अभ्यास अथवा प्रशिक्षण के फलस्वरूप नवीन तरीके से व्यवहार करने अथवा व्यवहार में परिवर्तन लाने की क्रिया को सीखना कहते हैं। यानी कि इन्होंने क्या कहा है? जो अभ्यास होता है, अभ्यास करते हैं हम, बारी बारी से किसी चीज़ का अभ्यास करते हैं हम। प्रशिक्षण बोलते हैं ट्रेनिंग को, यानी अभ्यास करते हैं और प्रशिक्षण करते हैं। इसके फलस्वरूप नवीन तरीके से, यानी कि नए नए तरीके जो आते हैं उससे व्यवहार में अथवा व्यवहार में परिवर्तन लाने की क्रिया को सीखना कहते हैं। जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं उसको क्या कहते हैं? सीखना कहते हैं। उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि सीखना समायोजन या अनुकूलन है। सीखने की क्रिया जीवन भर चलने वाली सतत प्रक्रिया है। यानी कि सीखना क्या है? जो जीवन भर चलती है और हमारे समायोजन या अनुकूलन में सहायक होती है। फिर आगे लिखेंगे इसमें ही, सीखना व्यवहार में परिवर्तन, सीखना ही प्रगति और विकास है। यानी कि सीखना क्या क्या है? व्यवहार में परिवर्तन, सीखने की प्रगति और विकास क्या है? सीखना कहलाता है। सीखना ही अनुभव की नवीन व्यवस्था है अथवा सीखना उद्देश्यपूर्ण एवं लक्ष्य निध प्रेरित करता है। यानी कि जो सीखना है वो क्या प्रेरित करता है? लक्ष्य को प्रेरित करता है, लक्ष्य को निध करता है। निध का मतलब होता है कि तय कर देता है कि हमें क्या लक्ष्य प्राप्त करना है और किस हिसाब से हमको चलना है उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। अब आगे हम लिखेंगे सीखने को प्रभावित करने वाले कारक, यानी सीखने को जो प्रभावित करते हैं या उसको रोकते हैं वो क्या क्या है उनको लिखेंगे हम थोड़ा सा एडिंग डाल के। सीखने को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। पहला हम लिखेंगे सीखने की गलत पद्धति। दूसरा लिखेंगे शारीरिक और मानसिक थकान, यानी कि अगर व्यक्ति की पद्धति सीखने की गलत होगी तो वो उसके लिए कारक का काम करेगा। कारक बोलते हैं अवरोध को, यानी कि बाधा उत्पन्न करेगा। फिर शारीरिक एवं मानसिक थकान। शारीरिक मानसिक का मतलब अगर व्यक्ति शारीरिक रूप से यानी शरीर से थका हुआ होगा और मानसिक रूप से थका हुआ होगा तो वो सही से नहीं सीख पाएगा। फिर सीखे जाने वाले कार्य का अधिक कठिन एवं जटिल होना, यानी कि अगर सीखे जाने वाला कार्य या तो ज़्यादा कठिन है या जटिल है तो उसको व्यक्ति अच्छे से नहीं सीख पाएगा। फिर इसमें चौथी हेडिंग करके लिखेंगे उचित परिणेता का अभाव। उचित परिणेता होता है मतलब जो आपको ट्रेनिंग दे रहा है वो उचित है या नहीं है, उसका अभाव। और रुचि में कमी आ जाना, यानी कि अगर रुचि में कमी आ गई व्यक्ति की या परिणेता सही नहीं होगा, जो उसको रास्ता दिखा रहा है, जो सिखा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? सही से नहीं सीख पाएगा। फिर पांचवी हेडिंग डाल के लिखेंगे पुरानी आदतों का नई आदतों के साथ संघर्ष, यानी कि अगर हमने कोई पुरानी चीज सीख रखी है हम उस पर बल देंगे और नई चीज अगर हम सीखने जा रहे हैं तो हमें पुरानी आदतों को भुलाने में कुछ कठिनाई होगी, तो वो क्या होगा? अवरोध पैदा होगा वो भी हमारे सीखने में। फिर छठा हेडिंग डाल के लिखेंगे सीखने वाले का शारीरिक व मानसिक रूप से अस्वस्थ होना, यानी कि मान लिया हमें कोई प्रतिस्पर्धा सीखनी है और हमें शारीरिक और मानसिक रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए, तभी हम उसको सीख पाएंगे, वरना वो हम नहीं सीख पाएंगे सही से। इसमें सातवीं हेडिंग डाल के लिखेंगे सीखने वाले का थोड़ी सी सफलता में ही संतुष्ट हो जाना, यानी कि अगर सीखने वाला थोड़ा बहुत सीख गया, वो सोचेगा कि मैं तो पूरा सीख गया हूँ, तो वो उसमें अवरोध उत्पन्न हो जाएगा, यानी कि वो सही से नहीं सीख पाएगा। थोड़ा सा सीखने के बाद ही सोचेगा मैंने सब कुछ सीख लिया, ऐसा नहीं करना है। तो आगे 8वां नंबर डाल के लिखेंगे निम्न स्तर से उठकर उच्च स्तर का कार्य संपादित करना, यानी कि छोटे स्तर से बड़े स्तर पर जाना। इसमें टाइम लगता है, अगर तुम छोटे स्तर पे हो
तो वहाँ तक पहुँचने में टाइम लगेगा। अगर तुम उसको बीच में ही छोड़ दोगे तो उसको नहीं कर पाओगे। फिर 9वीं हेडिंग डाल के लिखेंगे उचित ध्यान का अभाव अथवा व्यवधान, यानी कि जो तुम काम सीख रहे हो अगर तुम्हारा उस पर ध्यान नहीं है तो तुम उसको सही से नहीं सीख पाओगे। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ आती है सीखने के वक्र, या इसको बोलते हैं लर्निंग कर्व। इसमें हेडिंग डाल के लिखेंगे सीखने का वक्र एक पेपर पर बनाई गई आकृति है जिसमें यह प्रदर्शित किया जाता है कि विशेष परिस्थितियों में एक व्यक्ति किस प्रकार कुछ सीख सकता है। यानी कि एक पेपर पे हम ग्राफ बनाते हैं जिसमें जैसे तुमने देखा भी होगा एक ग्राफ ऐसे ग्राफ पेपर आता है उस पे ऐसे बनाते हैं और ऐसे लाइन चलती है ऐसे, यानी कि इस लाइन का ऊपर जाने का मतलब है ये बढ़ रहा है यानी सीखने में अवरोध उत्पन्न नहीं हो रहा है, और इस लाइन का नीचे आने का मतलब है कि ये इसमें गिरावट आ रही है यानी कि वो सही से नहीं सीख पा रहा है। ये इसका वक्र कहते हैं इसको, या ग्राफ कहते हैं। फिर इसमें लिखेंगे इसमें यह दर्शाया जाता है कि व्यक्ति कैसे सीख रहा है और कब उसका सीखना बंद हो गया है और कब सीखने की क्रिया कम होती जा रही है। यानी कि इसमें पता लगता है कि सीखने की प्रक्रिया कम हो रही है ज़्यादा हो रही है। फिर इसमें लिखेंगे इस वक्र को ग्राफ पेपर पर बनाया जाता है जिसमें एक्स एक्सिस पर अवधि आती है और वाई एक्सिस पर सीखने की मात्रा आती है। यानी कि एक्स एक्सिस पर क्या आती है अवधि, अवधि बोलते हैं समय को, यानी कि एक्स एक्सिस पे तो हम समय दिखाएंगे कितने समय में सीखा, और वाई एक्सिस पे दिखाएंगे उसकी मात्रा यानी कि वो कितना सीख पाया। ये चीज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब इसमें हम लिखेंगे सीखने के वक्र के प्रकार, यानी कि सीखने का वक्र कितने प्रकार का होता है। सीखने की प्रक्रिया एक जटिल मानसिक क्रिया है जो सीखने वाले के स्वभाव, सीखे जाने वाले कार्य की प्रकृति, समय की अवधि, व्यवस्थित परिस्थितियों तथा वातावरण के स्वरूप आदि द्वारा निर्धारित या नियंत्रित होती है। यानी कि जो सीखने की प्रक्रिया वो क्या होती है जटिल क्रिया होती है जो किस पर आधारित होती है नियंत्रित होती है अवभाव पर, स्वभाव पर और सीखे जाने वाले कार्य, उसकी प्रकृति और उसके समय पर निर्धारित होती है। इसमें आगे लिखेंगे सीखने के वक्र को मोटे तौर पर 3 रूपों में विभक्त किया गया है। कितने प्रकारों में विभक्त किया है 3 रूप में। पहला रूप है इसका ऋणात्मक प्रगति सूचक वक्र। ऋणात्मक का मतलब होता है नेगेटिव, इंग्लिश में बोलते हैं। ऋणात्मक का मतलब होता है यानी कि घटना। अब इसमें लिखेंगे इस प्रकार के वक्र में यह दर्शाया जाता है कि आरंभ में सीखने संबंधी गति तीव्र होती है और बाद में मंद हो जाती है। यानी कि पहले तो व्यक्ति अच्छे से सीखता है और फिर उसकी रुचि हट जाती है तो वो उसको सीखना बंद कर देता है या धीरे धीरे सीखता है, यानी कि कम हो जाती है। मंद का मतलब इस प्रकार के वक्र में निम्न परिस्थितियों में बनते हैं। यानी कि इस प्रकार के जो वक्र हैं वो किस किस परिस्थिति में बनते हैं। पहला लिखेंगे यहाँ पे सीखने की परिस्थिति में जहाँ सीखे जाने वाला कार्य आसान हो, यानी कि अगर ज़्यादा आसान होगा तो व्यक्ति एकदम से सीख लेगा और फिर उसको छोड़ देगा। दूसरा इसमें डालेंगे हम सीखने वाले व्यक्ति को इसका पहले अनुभव हो, यानी कि अगर व्यक्ति पहले से सीखने वाले कार्य को पहले से ही जानता है तो उसको एकदम से सीखेगा फिर उसको छोड़ देगा। फिर दूसरा हेडिंग डाल के दूसरा भाग डाल के लिखेंगे धनात्मक प्रगति सूचक वक्र। धनात्मक का मतलब होता है प्लस, यानी कि बढ़ोतरी से। फिर इसमें लिखेंगे यह वक्र यह प्रदर्शित करता है कि धीरे धीरे सीखने वाले व्यक्ति की सीखने की प्रगति बढ़ती जाती है। इसमें अभ्यास व प्रशिक्षण द्वारा वृद्धि होती है, यानी कि जो सीखे जाने वाला कार्य है वो अभ्यास और प्रगति के द्वारा सीखा जाता है, प्रशिक्षण के द्वारा सीखा जाता है। यानी कि वो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे सीखता है और उसको क्लियर करके चलता है और इसका वक्र आराम आराम से बढ़ता जाता है। फिर एक
तीसरा नंबर हेडिंग डाल के लिखेंगे मिश्रित वक्र। मिश्रित का मतलब दोनों सम्मिलित होंगे, बढ़ेगा भी और घटेगा भी। इस प्रकार फिर तीसरा नंबर हेडिंग करके लिखेंगे मिश्रित वक्र। इस प्रकार के वक्र को सी से अंगीकृत किया जाता है, यानी कि कैपिटल सी से इसको अंगीकृत किया जाता है, यानी कि दर्शाया जाता है। यह देखने में अंग्रेजी वर्णमाला के एस जैसा दिखाई देता है, इसलिए इसे कभी कभी एस वक्र का नाम भी दिया जाता है। यानी कि ये कैसा होता है देखने में, अगर मैं बात करूं ग्राफ पेपर पे कैसे चलता है, ये चलता है ऐसे, ऊपर गया फिर नीचे जाएगा और फिर ऊपर जाएगा, ऐसे चलेगा। यानी कि ये अंग्रेजी वर्णमाला का एस टाइप बनाता है। जैसे यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा ये अंग्रेजी वर्णमाला का इसने एस बनाया है, इसलिए इसको एस वक्र भी कहा जाता है। फिर इसे में आगे लिखेंगे इस प्रकार का वक्र सीखने वाले व्यक्ति के स्वभाव, सीखे जाने वाले विषय और सीखने संबंधी वातावरण की प्रकृति के आधार पर बढ़ता है, वह घटता हुआ जाता है या घटता हुआ रहता है। यह किसी भी प्रकार की प्रकृति ले सकता है, यानी कि यह बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। अब एक इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज आ जाती है सीखने के पठार, यानी कि उसके बीच में क्या अवरोध आते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सीखने के पठार बोलते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे सीखने के वक्र में पठार उस अवधि या आकृति को दर्शाता है जिस अवधि में सीखने में कोई प्रगति न हुई हो, यानी कि सीखे जाने वाली प्रक्रिया में कोई बदलाव यानी कि बढ़ोतरी ना हुई हो, उसको दर्शाता है, यानी कि रुक गया हो। इसमें लिखेंगे वर्डवॉर्थ ने इसकी परिभाषा निम्न शब्दों में दी है। क्या दी है वर्डवॉर्थ ने? कहा है सीखने के वक्र में चिन्हित एक लंबा सपाट स्थान जो यह दर्शाता है कि सीखने की क्रिया में प्रगति नहीं के बराबर हो रही है। यानी कि अगर हम किसी व्यक्ति को कोई चीज़ सिखा रहे हैं तो वो अगर नहीं सीख पा रहा है तो ये क्या कहलाता है, उसमें पठार कहलाता है, सीखने का पठार बोलते हैं इसको। फिर इसमें आगे लिखेंगे इससे ही पठार की संज्ञा दी जाती है। पठार किसको कहते हैं? यानी कि रुकावट को। इस प्रकार सीखने के वक्र में पठार उस स्थिति या स्थिर अवस्था का द्योतक है जब सीखने की प्रगति कुछ समय के लिए बिल्कुल रुकी हुई दिखाई देती है। यानी कि कुछ समय के लिए बंदा कुछ नहीं सीख पाता तो वो क्या हो जाती है, कुछ समय के लिए रुक जाती है, लेकिन जैसे उस पर मेहनत की जाती है, अभ्यास किया जाता है, फिर वो दोबारा से स्टार्ट हो जाती है, यानी कि सीखना स्टार्ट कर देता है। फिर आगे लिखेंगे इसमें जब सीखने की प्रगति कुछ समय के लिए बिल्कुल रुकी हुई दिखाई देती है तो वक्र की रेखा नीचे या ऊपर जाने की बजाय सीधे चलने लगती है और एकदम सपाट हो जाती है। यानी कि जैसे मैं एक ग्राफ बनाऊं ऐसे, अगर मैं पठार की बात करूं, जैसे बंदा सीख रहा था पहले ऊपर जा रही थी, जैसे वो कम हो गया तो नीचे आएगी, और अगर वो नहीं सीख पा रहा है तो ये ऐसे सीधा चलना स्टार्ट कर देगी। इसको क्या बोलेंगे? पठार बोलेंगे। अगर वो सीखना स्टार्ट कर देगा तो ये ऊपर जाएगी, वो सीखना बंद कर देगा तो ये नीचे आनी स्टार्ट हो जाएगी ऐसे। इसको क्या बोलेंगे? ये जो सीधी रेखा जा रही है इसको क्या बोलेंगे? पठार बोलेंगे, यानी कि कुछ भी नहीं सीखा जा रहा है। फिर इसमें आगे लिखेंगे पठार बनने के निम्नलिखित कारण है। पठार बनने का कारण भी पूछ लेता है तो वो क्या होते हैं? पहला लिखेंगे सीखने की गलत पद्धति, दूसरा लिखेंगे शारीरिक और मानसिक थकान, तीसरा लिखेंगे रुचि में कमी आना। यानी कि पठार सीखने के पठार के जो कारण है वो और इसके कारक, सीखने के जो कारक होते हैं वो दोनों ही समान होते हैं, इनको आप समान ही लिख सकते हैं। इसमें चौथा लिखेंगे सीखे जाने वाले कार्य या विषय का अधिक कठिन या जटिल होना। फिर पांचवा लिखेंगे इसमें पुरानी आदतों का अभाव। फिर छठा लिखेंगे पुरानी आदतों का नई आदतों से संघर्ष होना। फिर सातवां लिखेंगे सीखने के निम्न स्तर से
एकदम से उच्च स्तर तक पर पहुंचकर कार्य करना, यानी कि जब हम सीख रहे हैं एकदम से छोटी चीज तो सीखी नहीं और बड़ी चीज को एकदम करने का प्रयास करना। फिर अगला लिखेंगे सीखने वाले का शारीरिक व मानसिक रूप से अस्वस्थ होना। 9वां लिखेंगे इसमें सीखने वाले का थोड़ी सफलता में संतुष्ट हो जाना, यानी कि वो सीखने के बाद क्या कर दे, थोड़ी सफलता में संतुष्ट हो जाए, उसको बंद कर दे कि बस मैं तो पूरा सीख गया हूँ। फिर इसमें हम आगे डालेंगे हेडिंग सीखने के नियम और सिद्धांत, यानी कि सीखने के नियम क्या है और सिद्धांत क्या है उससे रिलेटेड एक हेडिंग डाल के लिख